जलवायु चैप्टर जो है इसका पेज नंबर 9 पढ़ चुके हैं, अगला वीडियो में है। और ये अब है इसका जलवायु का पार्ट 2 वीडियो है जो कि पेज नंबर 10 है। अब यह है कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो पहले ये बताओ कि भारत में जो है कौन सी मानसूनी होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी होती है। भारत में जो कौन सी मानसूनी होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी होती है। और भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी होती है उसका समय जो है कब से कब तक होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी अपना मानसून, किसी का अपना समय आता है तो खूब जोश जुनून में आ जाता है ना। किसी का जो अपना समय आता है तो क्या होता है, खूब जोश जुनून में आ जाता है। उसी प्रकार से जब भारत के अपना मानसूनी आ जाएगा तो जोश जुनून में तब आएगा ही, खूब जूस में आ जाएगा, इसलिए जूस में आ जाएगा, इसलिए जू से हो गया जून और सी से हो गया सितंबर। खूब जोश में आ जाएगा, जोश में आ जाएगा, इसलिए जू से हो गया जून और सी से हो गया सितंबर। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का समय सामान्यतः कब से होता है। जब भारत का अपना मानसूनी समय आ जाएगा तो खूब जोश में आ जाएगा, इसलिए जो से हो गया जून और 100 से हो गया सितंबर। तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का सामान्यतः समय जो कब से कब तक होता है, जून से सितंबर होता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का समय जो कब से कब तक होता है तो जून से सितंबर होता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का समय जो है कब से कब तक होता है तो जून से सितंबर होता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का समय जो है कब से कब तक होता है तो जून से सितंबर होता है। भारत में मानसूनी का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। सबसे पहले पूछ रहा है कि सबसे पहले जो होता है वो भारत के किस राज्य में होता है। राज्य पूछ रहा है, सबसे पहले भी पूछ रहा है और राज्य भी पूछ रहा है कि भारत में जो मानसूनी का आगमन होता है वो सबसे पहले किस राज्य में होता है तो केरल में होता है। भारत में मानसूनी का जो आगमन होता है वो सबसे पहले किस राज्य में होता है तो केरल में होता है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है तो केरल में। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है तो छोटा नागपुर पठार में। देखो छोटा बालक सबको और कुछ भी बोलो तो नारे हम नहीं करेंगे, नारे हम नहीं करेंगे। छोटा नागपुर छोटा नारे हम नहीं करेंगे, नारे नारे करेगा। इसलिए नारे कौन करता है तो छोटा बालक सब करता है। इसलिए भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। भारत में नार्वेस्टर की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। भारत में नार्वेस्टर की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ होती है तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है तो छोटा नागपुर पठार पर होती है। भारत में मानसूनी का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है तो केरल में होता है। भारत में मानसूनी का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है तो केरल में होता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है तो जून से सितंबर तक होता है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है तो जून से सितंबर होता है। अब है तमिलनाडु में मानसूनी के सामान्य महीनों कौन से होते हैं। तब मिलते तो 9 दिस मिलते। जब ये मिला 2 सूस मिलेगा तो 9 दिस उसको घुमाएंगे। इसलिए तमिलनाडु में मानसूनी का सामान्य समय जो होता है वो नवंबर से दिसंबर। जब ये मिलेंगे तो क्या करेंगे 9 दिस घुमाएंगे। इसलिए 9 से हो गया नवंबर और 10 से हो गया दिसंबर। 9 दिस कितने दिस घुमाएंगे उसको 9 दिस घुमाएंगे। इसलिए 9 से हो गया नवंबर, 10 से हो गया दिसंबर। तो तमिलनाडु में मानसूनी के सामान्य महीने कौन से होते हैं। जब ये तमिलनाडु में मानसून आएगा समझो कि तमिलनाडु का जो है मानसून दोस्त है और दूसरा जब ये मिलेगा मानसून या तमिलनाडु दोनों मिलेगा तो 9 दिस घुमाएगा। 9 दिस घुमाएगा इसलिए नवंबर 10 से दिसंबर। इसलिए तमिलनाडु में मानसूनी के सामान्य महीने कौन से होते हैं तो नवंबर से दिसंबर होते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं तो नवंबर से दिसंबर होते हैं। अब है भारतीय मानसूनी को प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं तो 4 घटक होते हैं। तिब्बत का पठार होते हैं, जेट स्ट्रीम होते हैं, एल नीनो होते हैं और ला नीना होते हैं। पूछेंगे कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीना आदि हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीना आदि हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीना आदि हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं तो तिब्बत का पठार है, दूसरा जेम स्ट्रीम है, तीसरा एल नीनो है, चौथा ला नीना है। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक पर याद करना पड़ेगा। भारतीय मानसून को, भारत में जो मानसून आता है ना तो उसको प्रभावित करता है
उसको प्रभावित करता है, उसको चोट पहुंचाता है। तो कैसे पहुंचाता, कौन कौन मिलकर पहुंचाता है, तिब्बत का पठार पहुंचाता। कौन पहुंचाता है, तिब्बत। कोनो बात, जब ये भारतीय मानसून के पास आया तो कोनो बात होगा तभी तो उसको तिब्बत, कोनो बात ठार कर देगा, कोनो बात होगा तभी उसको ठार कर देगा, इसलिए तिब्बत का पठार। और जब ये ठार करेगा इसका मतलब उससे जेठ है, मानसून जो है भारत से जेठ है तभी तो उसको ठार कर दिया, इसलिए जेठ है, इसलिए जेट स्ट्रीम। एल नीनो, एल नीनो इसका जेठ है तो ठार कर दिया, ठार कर दी। इन्नी 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 नहीं घूमे के ठार रहा, अत्ते से अत्ते ठार रहा, इन्नी उन्नी नहीं घूमे के, इन्नी उन्नी नहीं घूमे के, तो इन्नी उन्नी तो लगा एल नीनो, एल नीनो ला नीना, ला नीना, ला नीना। इन्नी इन्नी नहीं घूमे के हैं और ला नीना, इन्नी इन्नी नहीं घूमे के हैं और न लावे के हैं, इन्नी इन्नी नहीं घूमे के हैं और न लावे के हैं, तलक लावे के तलक ला नीना। पूछो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो 4 घटक हैं। तो प्रभावित कौन करेगा, कोई बात रहेगा तभी तो प्रभावित करेगा, तो तिब्बत का उसको ठार कर देगा, तो लगा तिब्बत का पठार। और ठार करेगा कौन, जेट रहेगा, तो उससे जेट है तभी तो वो ठार कर दिया, इसलिए जेट स्ट्रीम। और जेट स्ट्रीम ठार करेगा तो बोलेगा क्या, एलनी उन्नी नहीं घूमे के, तो एन्नी एन्नी तो लगेगा एल नीनो। और लानीना, न लावे के है न लावे के है, तो लगा ला नीना, इसलिए ला नीना। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार है, जेट स्ट्रीम है, एल नीनो है और ला नीना है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीना है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीना है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीना आदि हैं। तो अब तो याद हो गया होगा कि भारतीय मानसून को जो प्रभावित कर रहा है, तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, तो 4 हैं। जो कि कोई बात रहेगा तभी उसको ठार करेगा, इसलिए तिब्बत का पठार। और ठार करेगा कौन, जो उसको जेट रहेगा वही करेगा, इसलिए जेट स्ट्रीम। और जेट रहेगा तो बोलेगा एलनी उन्नी नहीं घूमे के, तो लगा एल नीनो। एल नीनो न लावे के है न जाए के, तो ला नीना, न लावे के इसलिए ला नीना। तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, तो तिब्बत के पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो और ला नीना आदि हैं। अब है उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट हैं। कहने का अर्थ यहाँ है कि उत्तरी पूर्वी जो मानसून होती है उस मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो प्राप्त कर लेती है, कौन कर लेता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट कर लेता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कौन सा राज्य प्राप्त कर लेता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट कर लेता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है कौन सा राज्य प्राप्त कर लेता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट कर लेता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है कौन सा राज्य प्राप्त कर लेता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कौन सा राज्य प्राप्त करता है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट प्राप्त करता है। उत्तरी पूर्वी मानसून से उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है प्राप्त कर लेता है कौन सा राज्य, देखो उत्तरीय है पूर्वीय, उत्तरों में जाएगा फिर पूर्वों के पास जाएगा, फिर दोनों से मिलेगा जुलेगा। तो जब देखो एक आदमी रहता है, 2 भाई रहता है, तो दोनों जगह से मिलेगा। एक आदमी को तो ज़्यादा तो होगा सामान, एक आदमी को ज़्यादा तो होगा ही। जैसे उत्तरी एक भाई है, पूर्वी एक भाई है, ठीक है। बहन एगो आया तो उत्तरियो उसको दिया कपड़ा, अब पूर्वियो दे उसका कपड़ा, तो दो को कपड़ा किसको हुआ, उसके बहन को हुआ, एक आदमी को हुआ। और सबसे दोनों से अपना मिलो जुल ली, तो सबसे अधिक किसको प्राप्त हुआ, जो मिलने आई उसको प्राप्त हुआ। तो मिलने के जगह रख दो मिलना, तो तमिलनाडु। मिलने आई उसको ना प्राप्त हुआ, जो मिलने आई उत्तरी पूर्वी से तो उसी को ना प्राप्त हुआ है। इसलिए याद रखें कि मिलना, तो इसलिए तमिलनाडु। मिलना बीच में लिखा है कि नहीं लिखा, मिलना लिखा है, इसलिए मिलना तो तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा पूछेंगे। उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा जो है कौन प्राप्त करता है, तो मिलने कौन आता है, उसका तमिलनाडु, उसका बहन आता है, इसलिए मिलने आती है, इसलिए तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा जो है प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट है।
अब है भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है, औसत वार्षिक वर्षा पूछ रहा है, कौन सा वर्षा पूछ रहा है? तो औसत वार्षिक वर्षा पूछ रहा है कि औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है, वो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। पश्चिमी राजस्थान में होते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 मिलीमीटर होती है? 200 मिलीमीटर होती है। तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। भारत के जो है किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा जो है 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में होती है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट होते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा होता है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट होते हैं। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में होती है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान में होती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अमृतसर और शिमला जो है लगभग क्या है, एक ही स्थान पर स्थित है, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता, दोनों का ऊंचाई जो है अलग अलग है। इन्हीं कारणों से इनमें इनमें जो है जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। पूछेंगे कि अमृतसर और शिमला जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु फिर भी इनके जलवायु में भिन्नता दिखता, इसका क्या कारण है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। अब है भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में जो है सर्वाधिक दैनिक मतलब रोज का तापमान जो है किस स्थान पर पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक रहता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। वैसे भी मरुस्थलीय क्षेत्र रहेंगे तो दैनिक स्थिति तो गड़बड़ थोड़ा रहेगा ही, दयनीय रहेगा ही। इसलिए भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है किस स्थान पर पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में मानसून के पृष्ठफोट के लिए किसे उत्तरदायित्व माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। भारत में देखो पृष्ठफोट फोड़ फाड़ के छोड़ देगा कौन? जो जेट रहेगा वही ना फोड़ फाड़ कर छोड़ देगा। मानसून के पृष्ठफोट मतलब मानसून को फोड़ फाड़ के छोड़ देगा कौन? जो जेट रहेगा वही ना मानसून को फोड़ फाड़ कर छोड़ देगा, जेट रहेगा वही। तो इसलिए याद रखे जेट प्रवाह, पूर्वी जेट प्रवाह। तो भारत में मानसून के पृष्ठफोट के लिए किसे उत्तरदायित्व माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में मानसून के पृष्ठफोट के लिए किसे उत्तरदायित्व माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में मानसून के पृष्ठफोट के लिए किसे उत्तरदायित्व माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में मानसून के पृष्ठफोट के लिए
किसे उत्तरदायित्व माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायित्व माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायित्व माना जाता है? तो पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। अब है कि कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम्स का संबंध है। तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसूनी पूर्व की बौछार से है, जो कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी वर्षा और चेरी ब्लॉसम्स का संबंध किससे है? तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने के बाद होने वाली मानसूनी पूर्व मतलब मानसून के पूर्व की बौछार से जो होती है उसी को ही हम जो कि क्या कहते हैं, कर्नाटक में होती है। कॉफ़ी वर्षा चेरी से संबंध है। अब है आम्र वर्षा मैंगो सोअर। आम्र वर्षा को ही मैंगो सोअर भी कहा जाता है। आम्र वर्षा को ही मैंगो सोअर भी कहा जाता है। आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? तो केरल और तटीय कर्नाटक में होती है। केरल और कर्नाटक। केक आम्र वर्षा केक आम्र वर्षा तो केक आम्र वर्षा तो केक आम के वर्षा देते कही है जया केक करते तई है। जे आम के लोग वर्षा करते कही है जया केक करते तई है। तो के से बोले केरल, कैसे कर ले कर्नाटक। मान के चलो अभी जो है किसी का बर्थडे है, अभी जो है आज केक कटेगा, तो आम का समय है, तो क्या करेगा लोग आमू ला कर थोड़ा केक में आम मिला देना, तो थोड़ा केक कम में देंगे। तो आम को क्या करेगा, आम का वर्षा कर देगा, ला के बहुत सारा रख देगा, आम को वर्षा कर देगा, इसलिए केक कटेगा। तब इसलिए के से हो गए केरल और क से हो गए कर्नाटक। याद रखें कि आम्र वर्षा जो होती है किस राज्य में होती है? तो केरल और कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा जो किस राज्य में होती है? केरल एवं कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा जो किस राज्य में होती है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक में होती है। तटीय कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है? तो तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा जो किस राज्य में होती है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? केरल एवं तटीय कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? तो केरल एवं तटीय कर्नाटक में होती है। अब है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है कितनी होती है? लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। पूछेंगे कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु क्षेत्र के आधार पर सभी जगह भिन्नता पाई जाती है। अब है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जो कितने से कितने वर्षा होगा तो हम कहेंगे कि अधिक वर्षा हुआ। तो याद रखें 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा होता है तो उसे हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहेंगे। 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। 200 सेंटीमीटर से अगर अधिक वर्षा होता है तो उसे हम अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कहेंगे। और भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो होती है कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर होती है। और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र किसको कहेंगे? तो 200 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा होगा तो उसे हम अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहेंगे। अब याद रखें कि मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र किसको कहेंगे? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के जो बीच वर्षा होता है उसे हम मध्यम वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। मध्यम वर्षा का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के जो बीच वर्षा होती है उसे हम मध्यम वर्षा के क्षेत्र कहते हैं। मध्यम वर्षा का क्षेत्र किसे कहते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे मध्यम वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। अब है कि न्यून वर्षा के क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है तो उसे हम न्यून वर्षा के क्षेत्र कहते हैं। न्यून वर्षा का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है उसे न्यून वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। न्यून वर्षा का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है उसे न्यून वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। न्यून वर्षा का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे न्यून वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। न्यून वर्षा का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे न्यून वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। मध्यम वर्षा किसे कहते हैं? तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे मध्यम वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे मध्यम वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। अधिक वर्षा का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे अधिक से वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। अब है अत्यंत अल्प
वर्षा के क्षेत्र, अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ अत्यल्प वर्षा होती है। जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे अत्यल्प वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। और इसके बाद रहा कि न्यून वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे न्यून वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। तो याद हुआ या नहीं हुआ? भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 125 सेंटीमीटर होती है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और जहाँ पर 100 से 200 के बीच वर्षा होती है उसे मध्यम वर्षा के क्षेत्र कहते हैं। जहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। और न्यून वर्षा वाला क्षेत्र किसे कहते हैं? जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है उसे न्यून वर्षा के क्षेत्र कहते हैं। जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर के वर्षा उसे न्यून वर्षा कहते हैं। अत्यल्प वर्षा किसे कहते हैं? जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसे हम अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र कहते हैं। अत्यल्प वर्षा के क्षेत्र जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे अत्यल्प कम क्षेत्र कहते हैं। इसको क्षेत्र कहते हैं। अब है कि जेट स्ट्रीम क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। प्रवाह का नाम पूछेंगे कि जेट स्ट्रीम जो है वो किस दिशा से किस दिशा चलती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। जेट स्ट्रीम जो है कि एक प्रवाह है जो कि किस दिशा से किस दिशा चलती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। पश्चिम से जेट है, देखो जेट है, देखो पश्चिम देखो 1 2 3 4 और पूर्व में देखो 2 है। तो पूर्व से तो जरूर पश्चिम जेट है, तभी तो ये जेट कहलाया। पूर्व से पश्चिम क्या है? जेट है, बड़ा है। बड़ा तो है 4 गो अक्षर, इसके पास 2 गो अक्षर, तो बड़ा है कि नहीं? जेठ है कि नहीं? तो जेठ है, इसलिए इसका दिशा कौन सा रहेगा? तो पश्चिम से पूर्व रहेगा। कौन सा रहेगा? पश्चिम से पूर्व रहेगा। इसलिए याद रखें कि जेट स्ट्रीम का प्रवाह किस दिशा में होती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। जेट स्ट्रीम का जो है प्रवाह किस दिशा में होती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है। और जेट स्ट्रीम जो है क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर होता है। मतलब जेट स्ट्रीम का जब प्रवाह होता है वो धरातल से कितने ऊपर तक? तो 12 किलोमीटर तक। धरातल से कितने ऊपर? क्षोभमंडल में धरातल से कितने ऊपर जो है जेट स्ट्रीम का प्रवाह होता है? तो धरातल से 12 किलोमीटर तक होता है। जेट स्ट्रीम का प्रवाह धरातल से कितने किलोमीटर तक चलती है? तो 12 किलोमीटर तक चलती है। जेट स्ट्रीम का जो प्रवाह है वो धरातल से कितने किलोमीटर तक चलती है? तो 12 किलोमीटर चलती है। जेट स्ट्रीम जो है धरातल से कितने किलोमीटर तक चलती है? तो 12 किलोमीटर चलती है। जेट स्ट्रीम जो है किस मंडल में चलती है? तो क्षोभमंडल में चलती है। जेट स्ट्रीम जो है किस मंडल में चलती है? तो क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में चलती है। जेट स्ट्रीम जो है किस मंडल में चलती है? तो क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में। जेट स्ट्रीम जो है किस मंडल में चलती है? तो जेट स्ट्रीम जो है क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में चलती है। जेट स्ट्रीम जो है क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में चलती है। जेट स्ट्रीम जो है किस अक्षांशों में चलती है? तो क्षोभमंडल के मध्य अक्षांशों में चलती है। जेट स्ट्रीम धरातल से 12 किलोमीटर तक होती है। जेट स्ट्रीम जो है धरातल से 12 किलोमीटर होती है। जेट स्ट्रीम का दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली होती है। अब है जलवायु चैप्टर समाप्त हुआ। पेज नंबर 10 है।